नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्लास नाइन्थ के चैप्टर किताब जो भूगोल किताब है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट भारत, आकार और स्थिति को कवर किया था। अब उसी सीरीज के दूसरे चैप्टर में, उसी बुक के दूसरा चैप्टर जो है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप का मतलब ये होता है कि फिज इसका इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश मतलब ये है कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, है ना। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, फीचर ऑफ इंडिया। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका इंग्लिश वर्जन है। अगर कोई आपसे बोलता है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का मतलब, तो भारत का भौतिक स्वरूप ही होता है। जैसे ये धरती पे बहुत सारी आकृतियां पाई जाती हैं, तो भारत में जो भी मेन मेन आकृतियां हैं, मेन मेन भू आकृतियां हैं, उनको उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले बोलते हैं कि जो हमारे लिए जो आगे का जो भूमिका होती है वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं होती है, तो इसीलिए हम लोग काट देते हैं। लेकिन इसमें भूमिका में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट था कि हमारे देश में बहुत सारी भूआकृतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें पर्वत हो गया, पहाड़, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, पठार हो गया और द्वीप समूह हो गया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि जो भारत का स्थिति पूरे वर्ल्ड में है, भारत की स्थिति क्या है पूरे वर्ल्ड में। तो देखेंगे, आपको बताए थे पिछले वीडियो के अंदर, भारत जो है वो पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर स्थित है और एशिया महाद्वीप में स्थित है ना। और यहाँ पर जो जो आकृतियों का निर्माण हुआ है वो भूगर्भिक कालों के द्वारा, भूगर्भिक अलग अलग भूगर्भिक काल में हुआ है। अलग अलग भूगर्भिक काल का मतलब ये है कि जब भारत के अंदर पृथ्वी के अंदर बहुत सारी घटनाएं चल रही होती हैं, जिसके वजह से जो पृथ्वी का जो भूप्रपट्टी होता है उस पर अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है। तो भारत के जो क्षेत्र हैं, भारत का जो सीमा है, उस क्षेत्र के अंदर भूगर्भीय क्रियाकलापों के द्वारा कई तरह की आकृतियों का निर्माण किया गया है। जैसे हम पढ़ते हैं कि भारत के अंदर जो सबसे ऊपरी सीमा है, जो भारत का जो सबसे ऊपरी सीमा है वो हिमालय है ना। हिमालय पर्वत है। भारत के सबसे उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। ठीक है। हिमालय पर्वत के जस्ट अगर नीचे आते हैं तो ये हिमालय पर्वत हम लोग का हो जाता है। ये क्या? हिमालय। ये जो नीचे पार्ट नदियों के द्वारा बनाया गया जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग मैदान। क्या बोलते हैं इसको? मैदान, है ना। मैदानी भाग बोलते हैं इसको, है ना भाई। तो ये अलग अलग समय में इन सब का निर्माण हुआ है, और ये इनका निर्माण के पीछे कारण क्या है कि पृथ्वी के गर्भ में चल रही क्रियाकलापों की वजह से अलग अलग समय पर इन सब का निर्माण हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हिमालय है, भूगर्भिक वैज्ञानिकों के अनुसार जो हिमालय है, हिमालय एक अस्थिर भाग है। अस्थिर भाग का मतलब होता है यहाँ पर अभी भी कई सारे इसके अंदर क्रियाकलाप चल रहे होते हैं। जैसे आपको पता है कि जो हिमालय क्या है, वो भूकंप प्रोन एरिया है। क्या ये? भूकंप, यानी यहाँ पर भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो भूक हिमालय है वो हिमालय क्या है, अभी इसका निर्माण चल रहा है। अभी जो अंदर पृथ्वी के भूगर्भिक क्रियाएं हैं यहाँ पर लगातार चल रही होती हैं, जिसके वजह से इसके अंदर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इसको, हिमालय को अस्थिर स्थलाकृति बोल दिया गया है। जबकि हमारा प्रायद्वीपीय जो पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार अगर मैप में देखें तो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार के अंदर ये पूरा दक्कन का जो प्लेटो है, ये पूरा का पूरा क्या है? शांत पठार होता है। शांत पठार क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ के जो ये पठार है ये बहुत ही, इस पे कोई भूगर्भीय एक्टिविटी अभी क्रियाकलाप नहीं हो रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेन जो हमारा टॉपिक है वो हिमालय पर आ जाते हैं, है ना। हिमालय को, क्योंकि अभी अभी हिमालय बनना शुरू हुआ है। अभी अभी का मतलब ये है कि कई हजार कई लाख साल पहले हिमालय बनना शुरू हुआ है, और इससे भी पुरानी पुरानी आकृतियां हैं। इसलिए उनके कंपेयर में हिमालय को हम लोग नई नई आकृति या युवा अवस्था में बोल दिया जाता है। ठीक है। और यहाँ से कई सारी नदियाँ बहती हैं,
और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे आते हैं। अब भारत का जो मुख्य भौगोलिक पार्ट है उसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। जो भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण है वो 6 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए इससे पहले हम 3 टर्म पढ़ लेते हैं, 3 शब्द पढ़ लेते हैं, उसका मतलब समझ लेते हैं, उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि उनका जरूरी है। देखिए सबसे पहला चीज़ है अपक्षय। अपक्षय, अगर अपक्षय नहीं जानते हैं तो ज्योग्राफी में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अपक्षय के बाद होगा अपर्दन। ये 3 शब्द बोले हैं, अपर्दन। दूसरा है निक्षेप, है ना। अगर ये तीनों शब्द आपको पता होगा तो ज्योग्राफी आपको, और ये फिजिकल फीचर वाला भी आसान तरीके से पढ़ पाएंगे हम लोग। अपक्षय का मतलब होता है जब हम किसी चट्टान को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं, है ना। चट्टानों का टूटना, चट्टानों का टूटना, समझ में आ गया। और अपरदन का मतलब भी क्या होता है, जब हम क्या करते हैं किसी भू आकृति का सबसे ऊपरी परत जो होता है, ऊपरी परत को वहां से विस्थापित कर देते हैं, ऊपरी परत को विस्थापित कर देना, है ना। और ये विस्थापित कैसे होगा, जल के द्वारा, हवा के द्वारा, है ना। किसके द्वारा, जल, हवा, या फिर किसी भी एक्टिविटी के द्वारा हो सकता है। अब क्या है, जो हमने ऊपरी परत को हटाया है या फिर जो चट्टानों को तोड़ा है उसको ले जाकर एक जगह हम छोड़ देते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं निक्षेप, है ना। क्या बोलते हैं उसको, निक्षेप। यानी जो हमने चट्टानों से अपरदित चट्टान हो गया या फिर टूटी चट्टानों को हो गया, उसको ले जाकर एक जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम सबको यहाँ इकट्ठा कर देते हैं, तो ये जो क्षेत्र होगा ये क्या हो गया, निक्षेपित क्षेत्र हो गया। क्या बोलेंगे इसको, निक्षेपित क्षेत्र। ठीक है ना। अब देखिए कि हिमालय से बहुत सारी नदियाँ बहकर आती हैं, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ बहकर आती हैं और वो अपने साथ कुछ सिल्ट और गाद भी लेकर आती हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। हिमालय से बहुत सारी नदियाँ आती हैं और वो अपने साथ सिल्ट और गाद लेकर आती हैं। तो अगर हम इस मैप में देखें, देखिए कि हिमालय से निकलने वाली कितनी सारी नदियाँ हैं। सिंधु है, झेलम है, रावी, सतलज, चिनाब, इधर आ जाए तो यमुना, गंगा, है ना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब नदियाँ क्या हैं, हिमालय से निकलने वाली, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ क्या हैं, हिमालय से निकलती हैं। और हिमालय से निकलती हैं तो अपने साथ कुछ गाद और सिल्ट भी लेकर आती हैं, और उस गाद और सिल्ट को लाकर ये भारत का उत्तरी जो मैदान है यहाँ पर लाकर निक्षेपित कर देती हैं। जब इनसे निक्षेपित कर देती हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में उर्वरक पाया जाता है। उर्वरक का मतलब होता है कि खेती के लिए उपयुक्त जो चीज़ें होती हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई, पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को जलोढ़ का निक्षेप भी बोलते हैं। यानी उत्तरी जो मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है ना। ये वर्ड इसमें लिखा गया है, इसीलिए आपको बताना इंपॉर्टेंट है, जलोढ़ निक्षेप। ठीक है। चलिए अब हम लोग का मेन टॉपिक है भारत का मुख्य भौगोलिक विवरण। मुख्य भौगोलिक विवरण में सबसे पहले देख लेते हैं, अगर मैप हम लोग देख लें तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, है ना। हम लोग मैप की वजह से, मैप से पूरा अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए तो सबसे ऊपर देखते हैं भारत का जो भौगोलिक वितरण है, वो सबसे ऊपर क्या है आपका, ये हिमालय पर्वत। सबसे ऊपर क्या है, हिमालय पर्वत। बात समझ में आ गया। तो पहला भौगोलिक वितरण में क्या हो जाएगा, हमारा हिमालय पर्वत। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोगों का, हिमालय पर्वत। दूसरा क्या है हम लोगों का, देखिए दूसरा ये है हम लोग का बीच वाला पार्ट, इसको बोलते हैं गंगा का उत्तरी मैदान, या फिर उसके उत्तरी मैदान भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको उत्तरी मैदान भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत। बात समझ में आ गया, उत्तरी मैदान। अब देखिए उत्तरी मैदान के बाद क्या है कि इसके जस्ट पीछे यहाँ देखिए भारत का मरुस्थल भी है, भारतीय मरुस्थल, जिसको थार मरुस्थल बोलते हैं, है ना। अगला देखिए तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है, तो यहाँ देखिए ये जो पार्ट अभी बताए थोड़ी देर पहले, ये सब क्या है, ये क्या है, ये हम लोगों का है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है ये, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये मैप से समझ रहे हैं भाई, ये है प्रायद्वीपीय पठार। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार के अलावा देखिए हमारे पास क्या है, और भी चीज़ें हैं। अब देखिए ये जो देखिए एक तट है ना, यहाँ देखिए ये जो तट है ना, ये तट,
और यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए, ये जो पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट से लेकर समुद्र के बीच का जो दूरी होता है वो एक समतल भाग है। वो क्या है? समतल भाग है। इसीलिए इस भाग को बोल देते हैं मैदान। तो इसको बोलते हैं तटीय मैदान। क्या बोलते हैं? तटीय मैदान। समझ में आ गया? बात समझ में आया? इसको बोलते हैं तटीय मैदान। ठीक है, चलिए, अब इतना हो गया हम लोगों का। अब जो दूसरा और इसके अंदर पार्ट क्या है कि ये देखिए लक्षद्वीप जो बना हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे तो क्या बना हुआ है? ये ये हमारा अंडमान निकोबार है। तो हमारे भारतीय भौगोलिक वितरण में ये दो भी आते हैं। क्या आते हैं? ये द्वीप समूह जिसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? द्वीप समूह। तो अब सबसे पहले देखिए हिमालय। हिमालय का जस्ट नीचे उत्तरी मैदान, उसके जस्ट बगल में देखेंगे थार मरुस्थल। थार मरुस्थल के नीचे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र के बीच का जो समतल भाग है उसको बोलते हैं तटीय मैदान। है ना, दोनों तरफ तटीय मैदान पाया जाता है। और जो छठा है वो द्वीप समूह है हम लोगों का। है ना, द्वीप समूह जो हमारे पास दो है, एक लक्षद्वीप के रूप में है और एक अंडमान निकोबार के रूप में है। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिर से अपने मेन टॉपिक पे। बात समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया होगा कि भारत के 6 जो भौगोलिक वितरण है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए मैप भी जरूरी है, अगर मैप नहीं याद होगा तो फिर समझिए कि बहुत दिक्कत है। अब आते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। है ना, हिमालय पर्वत। तो आपको पता है कि हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर है, और हिमालय पर्वत के अंदर वलित, ये हिमालय पर्वत एक वलित, नवीन वलित पर्वत है। क्या है? ये सवाल बन सकता है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो नवीन वलित पर्वत है। ये नवीन का मतलब है कि अभी अभी इसका निर्माण कुछ साल पहले, कुछ हजार साल पहले हुआ है। बात समझ में आ गया? और अभी भी इसका जो, अभी आपने सुने होंगे कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि अभी भी इसके अंदर भूगर्भिक क्रियाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर निर्माण का प्रक्रिया लगातार जारी रहे। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत आपको? तो आप यहाँ पर ये आपके बुक में भी लिखा गया है कि ये वलित पर्वत श्रृंखला का पर्वत है। अब इसका जो विस्तार देख लेते हैं, तो इसका विस्तार आप देखेंगे तो मैप में देख लीजिए। तो इस हिमालय पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है भाई? तो हिमालय पर्वत का विस्तार आप सिंधु नदी, ये सिंधु नदी देखते हैं, और सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, यहाँ तक। ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से भारत के अंदर एंटर करती है ना। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? भारत के अंदर, यहाँ से आपको देखेंगे तो यहाँ से गॉर्ज बनाकर एंटर करती है। तो ये जो हिमालय का पर्वत का विस्तार है और यहाँ तक है, और ये पर्वत फिर आगे भी मुड़ जाता है ना, ये आगे भी मुड़ जाता है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो मेन विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ तक, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। तो आपके बुक में भी सेम चीज़ यही लिखा गया है कि भारत का पूर्वी सीमा का जो विस्तार है वो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो हिमालय है, इस हिमालय की कुल लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर है। अब देखिए जो हिमालय है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। जैसे देखेंगे यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर हिमालय की जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए तो हिमालय की चौड़ाई थोड़ी कम है। यहाँ देखिए उससे भी कम है। तो जहाँ पर ये जम्मू कश्मीर के अंदर हिमालय की जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर के लगभग में है। कितना है? 400 किलोमीटर। जबकि अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय की चौड़ाई है वो 150 यानी 150 किलोमीटर के करीब में है। तो आपके बुक में देख लीजिए यही लिखा गया है कि चौड़ाई कश्मीर के अंदर 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसके अनुसार हिमालय को उत्तर से जो दक्षिण की तरफ आते हैं तो उसके अनुसार हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सबसे पहले मैप देख लेते हैं, क्योंकि मैप भाई बहुत ज़रूरी है। अगर मैप से आप याद रखेंगे तो सबसे और आसान चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है ना, चलिए, तो अभी बोले कि ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 3 पार्ट में बांटा गया है, या फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर भी हिमालय को 3 पार्ट में बांटा गया है। तो पहला भाई पार्ट कौन सा है? तो देखिए सबसे जो ऊपर का पार्ट है ये, यहाँ तो देखिए ये जो सबसे ऊपर का पार्ट है, ये वाला सबसे ऊपर वाला हिमालय का जो पार्ट है, अच्छा हिमालय का पार्ट ये नहीं, ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो पार्ट है ये वाला, है ना, इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय।
क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। तो आपके बुक में यहाँ देखिए, तो सबसे पहले लिखा है कि जो हिमालय है उसका जो सबसे ऊपरी ऊपरी विस्तार है उसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। अब देखिए कि इसको उत्तरी भाग में स्थित हिमालय को महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री बोलते हैं। यानी महान का मतलब हो गया ग्रेटर, तो इसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, या फिर आंतरिक हिमालय बोलते हैं, या फिर हिमाद्री भी बोलते हैं। ये तीनों नाम याद रखेंगे, ये तीनों नाम याद रखेंगे भाई, है ना। ये तीनों नाम क्या है? ये तीनों नाम याद रखेंगे कि हिमाद्री भी बोलते हैं, यानी सबसे ऊपर जो पहाड़ है, सबसे हिमालय का जो सबसे ऊपरी पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री। बात समझ में आया? अब ये ऊंचाई के आधार पर भी सबसे ज़्यादा है ना। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाएंगी वो 6,000 मीटर से जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला है वही पाई जाती है ना, जिनकी औसत ऊंचाई 6,000 है, और इनसे ऊपर वाली भी यहाँ पर पाई जाती है। तो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख लेंगे कि ये क्या है, 6,000 से अधिक ऊंचाई वाली ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें, अब कुछ चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है उसको हम नहीं पढ़ें। जैसे ये चीज़ हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि ये क्रोड ग्रेनाइट से बना है, अगर आपको याद करना है तो आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिन भाई को पढ़ना है वो किताबें अच्छे से पढ़ लीजिए, लेकिन हम केवल और केवल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आपको प्रतियोगी परीक्षा परीक्षा में पूछा जाने वाला चीज़ है उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़ है ना, जो हम भाई लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हिमालय इस भाग को हम लोग ग्रेट ग्रेट क्रोड ग्रेनाइट से भी बना हुआ है। अगला है उसके हिमालय, जो हिमालय के अंदर कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं, ऊंचे ऊंचे कौन कौन शिखर है, तो यहाँ पर इसमें दिया गया है, देख लीजिए, यहाँ पर 10 चोटियों का नाम दिया गया है जिनकी ऊंचाई औसतन 6,000 से ऊपर है। वो चोटी जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछली बार हमसे पूछा, ये बिहार पुलिस में एक सवाल पूछा था कि जो कंचनजंगा पर्वत है वो वो की ऊंचाई कितनी है, कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो आप इनमें से याद रखेंगे, ये दसों के दसों जो चोटियां हैं, बिहार पुलिस या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के, जो जैसे बिहार पुलिस हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, या फिर इस तरह के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनमें इनकी हाइट को लेकर सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, इनकी हाइट को लेकर पूछ लिया जाता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। और हिमालय का दूसरा जो पार्ट है, हिमाद्री के जो दक्षिण में पार्ट बसा हुआ है उसको बोलते हैं हिमाचल हिमालय। क्या बोलते हैं उसको? हिमाचल हिमालय, है ना, हिमाचल हिमालय। बात समझ में आ गया? और हिमाचल हिमालय का मतलब क्या है? हिमाचल हिमालय जो दूसरा है, अब इसकी मेन मेन चीज़ कैरेक्टर क्या है हिमाचल हिमालय के? तो पहला कैरेक्टर यही है कि इसका जो औसतन ऊंचाई है वो 3,700 मीटर से लेकर 4,500 मीटर तक जाता है। यानी 3,700 मीटर से लेकर 4,500 मीटर के जितने भी ऊंचाई वाले पहाड़ हैं वो हिमाचल हिमालय के अंदर आते हैं। इसका और भी नाम दिया गया है आपके बुक में, तो निम्न हिमालय भी दिया गया है ना। चलिए, अगला है इसके अंदर, इसकी औसत चौड़ाई देख लीजिए तो 50 मीटर दिया गया है। और इसके अंदर जो पहाड़ियों की एग्जाम्पल, पहाड़ियों को उदाहरण दिया, जैसे कि पीर पंजाल की श्रृंखला है, कौन सी है? पीर पंजाल की। ये सवाल ही पूछता है कि पीर पंजाल की श्रृंखला हिमालय के किस भाग में पाई जाती है, तो आप बोलेंगे कि निम्न हिमालय में पाई जाती है या फिर हिमाचल हिमालय में पाई जाती है। तीसरा जो देख लीजिए यहाँ पर, और इसमें दो और दिया गया, धौलाधर और महाभारत की पहाड़ियाँ, धौलाधर, चौथा महाभारत। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं कि कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली भी इसी पहाड़ी का भाग है। कुल्लू मनाली क्या है? इसी पहाड़ी का भाग है। ठीक है, कुल्लू मनाली कांगड़ा घाटियाँ जो है वो इसी की पार्ट है। तो ये क्या है हमारे लिए, एक तरीके से कुल्लू मनाली कांगड़ा क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक दर्शनीय स्थल हो गया। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि भारत में हिमालय में स्थित कांगड़ा और कुल्लू मनाली है, उस किस भाग में स्थित है, तो आप बोलेंगे निम्न हिमालय में स्थित है। और सबसे बाहरी श्रृंखला है जिसको बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं उसको? सबसे बाहरी श्रृंखला, यानी जो तीसरी वाली, जो ऊंचाई के आधार पर तीसरी वाली जो पार्ट है, तीसरा पार्ट है हिमालय का, उसको बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं उसको? शिवालिक, सॉरी शिवालिक। ठीक है,
बात समझ में आया। तो अगला होता है शिवालिक। और शिवालिक की जो मेन चीज़ क्या है, कैरेक्टर क्या है कि इसमें 9,900 से लेकर 900 से लेकर 1100 मीटर की जितनी ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं। बात समझ में आ गया। 900 से लेकर और 1100 मीटर की जितनी भी ऊंचाई तक की जो पहाड़ियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं इसके अंदर। ठीक है। यहाँ देखेंगे जो नदियों का यहाँ से जो पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं उस नदियों का यहाँ से दिखना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहीं पर जो घाटी 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 क्या होती है भाई, कि जो दो पर्वत के बीच है, जैसे ये दो पर्वत है, यहाँ पर्वत है, इनके पर्वत है, इनके बीच का जो समतल क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं घाटी। क्या बोलते हैं? दो पहाड़ियों के बीच का जो समतल क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। तो यहाँ पर घाटियाँ भी बहुत बहुत सारी पाई जाती हैं। जैसे देखिए कि निम्न हिमालय और शिवालय के बीच में लंबवत घाटी पाई जाती है जिसको दून बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? दून बोलते हैं। यानी और निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में, जैसे बोले ना कि दो पहाड़ के बीच में जो समतल क्षेत्र पाया जाता है उसको घाटी बोलते हैं। ठीक है, उसको घाटी बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि ये आपका निम्न हिमालय यानी हिमाचल हिमालय है, यानी हिमाचल हिमालय है, और ये क्या आपका शिवालिक है, और इनके बीच में जो ये क्या है, शिवालिक हिमालय है, इनके बीच में जो घाटी पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोल देते हैं दून। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं दून। बात समझ में आ गया। और इसी एग्जाम्पल देख लीजिए, दून का कई सारे एग्जाम्पल दिया गया है। पाटली दून है ना, कोटली दून है, देहरादून है, ये सारा चीज़ें हो गया। चलिए तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पर आपको दून का एग्जाम्पल भी दिया गया है 3। आगे आते हैं हम लोग, देखिए अब हिमालय का पूरा देखिए, ये पूरा का पूरा एक मैप ही दे दिया गया है। इस मैप में देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे आपको बता ही दिए हैं कि हिमालय जो यहाँ पर ये पूरा ये जो क्या है, इस हिमालय का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये लेजर हिमालय, ग्रेटर हिमालय है। उसके बगल में लेजर हिमालय का मतलब होता है निम्न हिमालय। ठीक है। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट हम लोगों का है, ये जो पार्ट नीचे दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं शिवालिक। ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये बेसिक चीज़ है भाई, एकदम बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगर ये नहीं है आता है तो समझिए कि पेपर में समझो कि ये हिमालय के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है आपको। अगला देखिए, हिमालय को और भी एक पार्ट में डिवाइड किया गया है, और भी पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि नदियों के आधार पर, हिमालय को नदियों के आधार पर भी डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर नदियाँ मेन सबसे जो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए तो आपको बोले हैं कि हिमालय का विस्तार जो है सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ठीक है। सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र, यानी ये सिंधु नदी है, और यहाँ पर देखिए भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी का एंटर हो रहा है अरुणाचल प्रदेश से। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और इसके बगल में देखिए दिहांग नदी है, यहाँ पर देखिए ये वाली दिहांग नदी है ना। ये क्या है? दिहांग। बात समझ में आ गया आपको? ये दिहांग रिवर है। अब नदियों के आधार पर हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। नदियों के आधार पर 4 पार्ट में, अगर हम पश्चिम से इधर की तरफ चलें तो देखते हैं कि नदियों का विस्तार देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं सबसे पहली चीज़ क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर सिंधु नदी है, और सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच का जो हिमालय होता है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। बात समझ में आया। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी का जो बीच का हिमालय है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। और सतलज नदी से लेकर देखिए यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है काली नदी, इन दोनों के बीच का हिमालय को बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? कुमायूं हिमालय। और काली नदी के बीच से लेकर तीस्ता नदी जो हमारे सिक्किम में बहती है इसके बीच के हिमालय को बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है इसको बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं असम हिमालय। आप क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो आगे हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए यही चीज़ लिखा गया है कि सतलज और सिंधु के बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। ठीक है। उसके बाद देखिए इसी के अंदर कश्मीर हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज और काली के बीच के हिमालय को बोलते हैं कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच को नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच को बोलते हैं असम हिमालय। तो
क्या आप मेरी बात को समझ पाए? जो चीज़ मैंने ऊपर बोला है, मैप में समझाया है, क्या वही चीज़ यहाँ भी बोल रहा है? तो देख लीजिए भाई, यही सेम चीज़ है कि ये है सिंधु नदी और यहाँ पर देखिए सतलज नदी। इनके बीच के हिमालय को बोलते हैं पंजाब हिमालय। बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि याद हो जाए आपको। और ये है सतलज नदी, और ये कौन सी नदी है आपकी? काली नदी। इसके बीच के हिमालय को बोलते हैं कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच का हिमालय को बोलते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को बोलते हैं असम हिमालय। तो क्या आप मेरी बात को समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो हिमालय है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए सारी चीज़ है, सब एक और चीज़ है, बस थोड़ा सा है इसके अंदर, हिमालय क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। हिमालय बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस क्लियर हो गया हिमालय। अब देखिए ये जो सांगपो नदी, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको हम लोग चाइना में सांगपो नदी बोलते हैं। और यही सांगपो नदी हमारे हिमालय को काटती हुई, ये देखिए ये गॉर्ज बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है ना। हिमालय को भी आकार में काटती हुई हिमालय को क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। और जहाँ पर प्रवेश करती है उसको बोलते हैं महाखंड। महाखंड का मतलब होता है इंग्लिश में गॉर्ज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? गॉर्ज, या बोलते हैं महाखंड। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं भाई? और ये हिमालय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यही हिमालय देखिए फिर लगातार क्या होता है, यहाँ से विस्तृत होकर इधर की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर नागा पहाड़ियाँ हैं, फिर मणिपुर हिल्स है, फिर मिजो हिल्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? गारो खासी की जयंतियाँ। ये गारो खासी की जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इनका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्राइब्स पाई जाती हैं, यानी आदिवासी लोग पाए जाते हैं जिनका नाम गारो खासी है। और उन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम भी गारो खासी जयंतिया रख दिया गया है। चलिए, तो हिमालय आज हम लोग इतना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग भारत के अगले भौगोलिक विवरण का जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।